हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवीपीसीएस। मैं विवेक कुमार आप सभी का आपके इस चैनल केवीपीसीएस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4 कवर कर रहे होंगे, जिसका टॉपिक है गवर्नर, गवर्नर जनरल एंड वाइसरायज। पार्ट 4 को शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट होगी आपसे कि अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस ऑन मॉडर्न हिस्ट्री को नहीं देखा है, प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में देखें। ये आपके आने वाले फ्यूचर में एग्जाम्स जैसे यूपीपीसीएस, 69 बीपीएससी, जेपीएससी, एमपीपीएससी, बिहार एसआई इत्यादि जो भी एग्जाम्स फ्यूचर में होने वाले हैं, उन सभी एग्जाम्स में ये सीरीज अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 4 ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज गवर्नर, गवर्नर जनरल, वाइसरायज। लेट्स स्टार्ट। हु अमंग द फॉलोइंग was only a Jewish viceroy of India? निम्नलिखित में से कौन भारत का एक यहूदी वॉयसराय था? इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग की कार्यकाल की बात करें तो ये 1921 से लेकर 1926, 1921 से 1926 तक रहेगा। और लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में हम देखेंगे चौरी चौरा इंसिडेंट होते हुए, जहां पर गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। इसका सही जवाब होगा लॉर्ड रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following was the first governor of Bengal? Super important टाइप क्वेश्चन, बिकॉज हमेशा ऐसा पूछ लिया जाता है कि गवर्नर, गवर्नर जनरल, वाइसराय एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आइए एक बार देख लेते हैं। अगर पूछा जाए फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल तो ये होगा रॉबर्ट क्लाइव। अगर पूछा जाए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये होगा वैरन हेस्टिंग्स। अगर पूछा जाए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दैट इज भारत, इसका सही जवाब होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अगेन पूछा जाए कि फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगर हमसे पूछा जाए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इसका सही जवाब होगा लॉर्ड माउंट बेटन। अगेन अगर पूछा जाए फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन, भारतीय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट भारत, मतलब आजाद भारत, का जवाब होगा सी राज गोपालाचारी। आजकल का एक ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का कि अगर हमसे पूछा गया हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? अंतिम गवर्नर वही होगा जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा। तो इसका अगर पूछा जाए अंतिम गवर्नर ऑफ बंगाल कौन होगा, तो वैरन हेस्टिंग को उठा के यहाँ पे रख देना। अगर पूछा जाए अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन होगा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को उठा के यहाँ रख देना है। अगर पूछेगा कि अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दैट इज भारत, तो अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ भारत कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग। हम लोगों ने लगता है 7-8 एमसीक्यू यहाँ से कवर कर लिए। तो अब पूछा है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तो गवर्नर ऑफ बंगाल हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। इसका सही जवाब है रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग हुज रेन अ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा वाज स्टार्टेड? इसके शासनकाल में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय शुरू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहाँ? कलकत्ता में। कब? 1774 में। और अगर हम वैरन हेस्टिंग का कार्यकाल को देखें तो ये 1774 से 1785 तक रहता है। इनके कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी, इट इज वैरन हेस्टिंग। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी वैरन हेस्टिंग के काल में। और ये जो सुप्रीम कोर्ट होगा, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? उनका नाम है एलिजा इम्पे। और ऐसा कहा जाता है कि एलिजा इम्पे और वैरन हेस्टिंग की
गहरी मित्रता थी। आगे देखेंगे हम लोग इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड एज हेवेंस बॉर्न जनरल? जिसे स्वर्ग से यहाँ उत्पन्न छुटा हुआ है, उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है। इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इसका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव वही व्यक्ति है जो बैटल ऑफ पलासी भी लड़ेगा और बैटल ऑफ बक्सर में संधि करने आएगा। उस संधि का क्या नाम है? इलाहाबाद की संधि। आज की डेट में इलाहाबाद को हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर अराइवल एज गवर्नर, गवर्नर जनरल एटसेट्रा। गवर्नर, गवर्नर जनरल आदि के रूप में उनके आगमन के अनुसार निम्नलिखित की व्यवस्था करें। ऑप्शंस में है रॉबर्ट क्लाइव, कॉर्नवालिस, वेलेस्ले, विलियम बेंटिक, फिर डलहौजी। हम लोग इनके कार्यकाल में हुए गए घटनाओं को याद कर याद रख सकते। रॉबर्ट क्लाइव के समय 1757 में बैटल ऑफ पलासी होगी। कॉर्नवालिस अगर हम याद करें तो 1793 मतलब 1793 में ये परमानेंट सेटलमेंट मतलब स्थायी बंदोबस्त लेकर आते हैं। अगर वेलेस्ली की बात करें, ये 1798 में क्या लेकर आएंगे? सब्सिडरी अलायंस, जिसे हम हिंदी में सहायक संधि कहते हैं। तो विलियम बेंटिक की बात करें, इनका कार्यकाल हमें कैसे याद रहता है? ये 1829 में सती प्रथा को खत्म कर देंगे। और डलहौजी 1853 में हमें याद है कि इनके ही कार्यकाल में रेलवे भारत में आएगा। तो 1757, फिर 93, फिर 98, इस तरह हम लोग सेट करें तो 1 2 3 4 5 ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इनको अरेंज करके टिक करें। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दैट इज 1 2 3 एंड 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? अभी हम लोग देखा गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पे कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो सही जवाब होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर हम लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में जाने, इनका कार्यकाल है 1828 से लेकर 1835 तक। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1835 तक। और इनके ही कार्यकाल में हम देखेंगे सती प्रथा को खत्म होते हुए, ठगी प्रथा को खत्म होते हुए, इनके ही कार्यकाल में चार्टर एक्ट 1833 आएगा। इनके ही कार्यकाल में 1835 में हम आते देखेंगे मैक्यूले मिनट्स, जिसमें ये कहा जाता है कि अंग्रेजी भाषा को अब ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए भारत का। तो हम लोगों ने विलियम बेंटिक से देखा सती प्रथा, ठगी प्रथा, चार्टर एक्ट 1833 और एक 1835 दैट इज 1835 में मैक्यूले मिनट्स आएगा और भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश को बना दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही जवाब होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। हमें सेट करना है ऑप्शन देख के। बैटल ऑफ पलासी कब हुआ? 1757 में। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब होगी? जब क्लाइव आएंगे उसके बाद ही ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर जब खत्म हो जाता है तो क्लाइव को वापस बुलाया जाता है कि जाइए इलाहाबाद की संधि आपको ही कराना है। तो पहले क्लाइव आएगा, उसके बाद इलाहाबाद की संधि होगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 4 3 1 2। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? हम लोगों ने पढ़ा था कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वही होंगे जो फर्स्ट वायसराय ऑफ भारत होंगे। तो फर्स्ट वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और यही अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होंगे। तो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सर्विसेज इन इंडिया? पुलिस, प्रशासनिक और न्यायिक सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस से हमें याद आता है ये एक कॉर्नवालिस कोड भी लेकर आए थे और 1793 में परमानेंट सेटलमेंट से हम कहते हैं। परमानेंट मतलब स्थाई, सेटलमेंट मतलब
बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त किनके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। सही जवाब हो जाएगा इसका लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी इन कैलकाटा, कब? 1784 में। हु वॉज द गवर्नर जनरल? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? जैसा कि हम जानते हैं एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में 1784 में होती है, किनके द्वारा? वो थे विलियम जोन्स। और हम वैरेन हेस्टिंग का कार्यकाल जानते हैं 1774 से 1785। तो 1784 कहाँ लाई कर रहा है? वैरेन हेस्टिंग में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वैरेन हेस्टिंग। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो 1784 में हुई वो वैरेन हेस्टिंग के काल में। माउंट बेटन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्योरिटी सेल एंड रिंग फेंस पॉलिसी वाज स्टार्टेड बाय whom? सुरक्षा सेल और रिंग फेंस पॉलिसी किसके द्वारा शुरू की गई थी? रिंग फेंस पॉलिसी में होता क्या है कि अगर एक, मान लीजिए ये ब्रिटिशर की कोई टेरिटरी है, वो अपने चारों तरफ एक बफर जोन बना लेंगे। मतलब अपनी सेना यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी तैनात कर देंगे, और जिससे उनकी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। और बाद में ये एक रिंग टाइप का, दैट इज एक फेंसिंग हो जाएगा जिसका शेप रिंग टाइप का होगा, तो उसे हम रिंग फेंस कहते हैं। ये किनके कार्यकाल में? इसका सही जवाब हो जाएगा वैरेन हेस्टिंग। घेरे की नीति, वैरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एबॉलिश द डीवल गवर्नमेंट इन बंगाल? बंगाल में द्वैत शासन को किसने समाप्त किया? लगाया किसने था? रॉबर्ट क्लाइव ने। हटाया किसने था? वैरेन हेस्टिंग ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसने हटाया? सही जवाब हो जाएगा वैरेन हेस्टिंग। अगर डीवल गवर्नमेंट की बात करें तो ये का काल कब से कब तक है? ये 1765 से लेके 1772 तक है। और इस काल के बारे में अगर हम बात करें, दो व्यक्ति हैं। एक हैं पर्सिवल स्पियर्स, जो इस काल को लूट का काल कहते हैं। और दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है के.एम. पनिक्कर। ये कहते हैं ये काल डाकुओं का काल है। इसे हम बैंडिट्स एरा भी कहते हैं। तो के.एम. पनिक्कर ने कहा था कि 1765 से 1772 ये डाकुओं काल है, और पर्सिवल स्पियर्स ने कहा था ये लूट का काल है। इसने खत्म करा था डीवल गवर्नमेंट? तो सही जवाब होगा वैरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नर वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट? किस राज्यपाल, किस गवर्नर पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? इसके पीछे की कहानी ये है कि वैरेन हेस्टिंग के एक मित्र थे एलिजा इम्पे, और हम लोग जानते हैं वैरेन हेस्टिंग के काल में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था कलकत्ता में 1774 में। तो होता क्या है, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है नंद कुमार, उनको ये वैरेन हेस्टिंग और एलिजा एम्पे झूठे मुकदमे में फांसी की सजा दिलवा देते हैं। जब ये वैरेन हेस्टिंग वापस लौट कर इंग्लैंड जाते हैं, उन पर ही महाभियोग का मुकदमा चला जाता है। तो अगर पूछा जाए महाभियोग का मुकदमा किस पर, सही जवाब होगा ऑप्शन 2, दैट इज वैरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए एक बार वैरेन हेस्टिंग के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। काफी क्वेश्चंस वैरेन हेस्टिंग से पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। वैरेन हेस्टिंग कार्यकाल 1774 से 1785। इन्होंने ही ड्यूअल गवर्नमेंट मतलब द्वैत शासन को खत्म करा। अगर हम बात करें 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी, कहाँ? वेस्ट बंगाल में। इसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। अगर हम बात करें 1780 में, तो पहला न्यूज़पेपर जिसका नाम था
बंगाल गजेट किनके द्वारा लाया गया था? ये जेम्स ऑगस्ट हिक्की हिक्की के द्वारा लाया गया था। ये वैरन हेस्टिंग के काल में। के बाद 1781 की बात करें, 81 में ही पहला मदरसा। 83 मतलब 82 की बात करें तो वैरन हेस्टिंग के काल में ही एक संस्कृत कॉलेज कहाँ पर खुला था ये आप बताएंगे। तो ये कॉलेज किनके द्वारा खोला गया था? हिज नेम वाज जोनाथन डंकन। और आगे चलते हैं 1784 में। इसी समय एशियाटिक सोसाइटी इनके द्वारा बाय विलियम जोन्स। 1784 में ही भागवत गीता का ट्रांसलेशन किया गया अंग्रेजी में। ये किनके काल में? वैरन हेस्टिंग के काल में। और किन्होंने करा था ये भगवत गीता का ट्रांसलेशन इंग्लिश में? ही वॉज चार्ल्स विल्किंसन। भगवत गीता का ट्रांसलेशन किन्होंने करा था? ही वॉज चार्ल्स विल्किंसन। बात करें, यही वो व्यक्ति हैं जिन पर महाभियोग चलाया गया जब वापिस गए। इन्हीं के द्वारा कोड ऑफ जिंटू लॉज फॉर हिंदू एंड फॉर मुस्लिम्स, कोल ब्रुक डाइजेस्ट इनके ही काल में आया था। ये हम लोगों ने देखा वैरन हेस्टिंग का काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? हम लोगों ने पढ़ा अभी, इज कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने ही 1793 में क्या करा था? कमेंट बॉक्स प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉम्ब ऑफ कॉर्नवालिस इज इन। कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा गाजीपुर में। कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में है। अगर हम वाराणसी की बात करें, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि वाराणसी इज द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मी बाई। सासाराम किन से रिलेटेड है? ये बिहार में एक जगह है। ये जगह रिलेटेड है शेर शाह सूरी के नाम से। एक क्वेश्चन, गोरखपुर एक जगह है यूपी में, सभी जानते हैं हम लोग। यहाँ पे इन 4 व्यक्तियों में से इनको फांसी की सजा अंग्रेजों ने दी थी। ऑप्शंस, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी एंड रोशन सिंह। आपको ये बताना है कि गोरखपुर में इन चारों व्यक्तियों में से इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। टॉम्ब ऑफ कॉर्नवालिस इज इन गाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि वॉज स्टार्टेड बाय whom। सहायक संधि किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ले। अगर बात करें सहायक संधि की तो स्टार्ट तो वेलेस्ले ने किया था। और किया कब था? ये 1798 में। आइए सब्सिडरी अलायंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ले के द्वारा। कब? 1798 में। एग्जाम्पल लेते हैं हैदराबाद का। सपोज हैदराबाद के निजाम सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि जो लॉर्ड वेलेस्ले के द्वारा लाया गया था उस पर ये अगर साइन करते हैं तो क्या क्या कंडीशंस निजाम ऑफ हैदराबाद के पास रहेंगे वो देखते हैं। पहला, अब अंग्रेज हैदराबाद में अपनी फौज लगा देंगी और उस फौज का सैलरी या उस फौज पे जो खर्च आएगा उसे निजाम ऑफ हैदराबाद ही बेयर करेंगे। मतलब वो उनके स्टेट के एक्सचेकर से ही उनका खर्च उन फौजियों को दिया जाएगा। दूसरी बात, अब हैदराबाद को अपनी सेनाएं कम करनी पड़ेंगी। तीसरी बात, अब हैदराबाद ने अपनी सारी फॉरेन पॉलिसी राइट्स को खो दी हैं। इसका मतलब क्या? अब ना वो किसी से दोस्ती कर सकते हैं, ना किसी से लड़ाई कर सकते हैं। अगर लड़ाई करेंगे भी तो उसका डिसीजन ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया जाएगा। पांचवा पॉइंट,
अब उन्हें ब्रिटिशर्स को ही अपना सुप्रीम मानना होगा। नेक्स्ट, अब हैदराबाद में जब सारे निज़ाम या उनके ऑफिशियल्स लोग बैठेंगे, एक अंग्रेजी व्यक्ति उन सब के मीटिंग में बैठेगा, जो कि कोई डिसीजन तो नहीं देगा, लेकिन वो बैठेगा ज़रूर। इससे क्या होगा कि वो कुछ बोलेगा नहीं, वो तो सही बात है, लेकिन यहाँ पे इस मीटिंग में क्या-क्या बातें हो रही हैं, ये सारी बातें वो जाके इंग्लिश ऑफिशियल्स तक पहुँचाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि ब्रिटिशर्स कैसे हैदराबाद पे कब्जा करेंगे, और जब वो उनकी पेमेंट या सैलरी टाइम से नहीं दे पाएँगे, तो धीरे-धीरे करके उनकी टेरिटरी को अंग्रेज़ों के द्वारा हड़प लिया जाएगा। इस तरह हम देखेंगे कि हैदराबाद, फिर अवध, फिर तंजावर, फिर मैसूर, करते-करते उन्होंने पूरे भारत में अपना सब्सिडरी अलायंस के थ्रू अपना कब्ज़ा जमा लिया। आइए देखते हैं किन-किन जगहों पर सब्सिडरी अलायंस के तहत उन्होंने अपना कब्ज़ा जमाया था। इसे याद करने का एक तरीका है, पुराने ज़माने में जब शादियाँ होती थी तो दूल्हे को घड़ी मिलता था, दैट इज़ घड़ी का एक ब्रांड था, दैट इज़ एचएमटी, और एक रेडियो दी जाती थी। ये याद करने का ट्रिक है, आप चाहें तो करें, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रेडियो एक मिलती थी जिस पे बीबीसी चलता था। तो हमें ट्रिक याद रखना है, एचएमटी, ए, बीबीसी। आइए बात करते हैं। एच फॉर हैदराबाद का निज़ाम, एम फॉर मैसूर, टी फॉर तंजौर। हैदराबाद के निज़ाम जैसे ही वेलेस्ली आया 1798 में, वो साइन कर दिए। मतलब सबसे पहले कौन साइन करेगा सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि? हैदराबाद के निज़ाम। जब मैसूर और तंजौर दोनों को 1799 में आपको ले लेना है। 1800 उसके बाद आता है, उसको खाली छोड़ देना है। अब चलते हैं ए, बी, बी, सी। ए फॉर अवध, ए फॉर अवध, ए का पोजीशन 1, तो 1801 में हो जाएगा। अब यहाँ से लिख देना 1802, 1803 और 1804। ये मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाएं। तो बी फॉर हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बेसिन, और फिर बी फॉर भोसले, जो 1803 में साइन करेंगे। और लास्ट सी, इट्स नॉट सिंधिया, तो एस से होते हैं, लेकिन याद करने का ये ट्रिक है, दैट इज सिंधियाज। सिंधिया कब करेंगे? 1804 में। इस तरह हम लोग हैदराबाद से लेकर सिंधियाज तक याद कर लेंगे। ट्रिक इज एच एम टी, ए, बी, बी, सी। तो हम लोगों ने देखा इस तरह अवध पर कब्जा, यहाँ सिंधिया जो कि ग्वालियर में थे, यहाँ पे मराठास थे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मतलब बंगाल पे फुल कब्जा हो गया है, बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे इस तरह अब अंग्रेजी सेनाएं पूरे भारत में फैल चुकी है, और किनके खर्चे पर? हमारे ही खर्चे पर। और अब इन्हीं सेनाओं का ये लोग यूज करेंगे, जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857, आगे जो भी रिवोल्ट्स होंगे उसको दबाने में। इस तरह हम लोगों ने देखा कि किस तरह भारत पर अब पूरा कब्जा अंग्रेजों ने कर लिया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सेप्टेंस ऑफ सब्सिडरी अलायंस। हम लोगों ने याद किया एच, एम, टी, ए, बी, बी, सी, दैट इज हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजावर, फिर अवध, फिर बसीन, देन भोसले, देन सिंधिया, एस फॉर सिंधिया, एस कर लेंगे। आप इसे अरेंज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट chronological order of acceptance of subsidiary alliance of वेलेस्ले। वेलेस्ले के सहायक संधि की स्वीकृति का सही क्रम क्या है? हम लोगों ने देखा एच, एम, टी, ए, बी, बी, सी। इंपॉर्टेंट ट्रिक है, याद कर लेंगे और इसे सेट भी कर लेंगे। नेक्स्ट,
At the times when empires in Europe were crumbling before the might of Napoleon, which of the following governor general kept the British flag flying? उस समय जब यूरोप में साम्राज्य नेपोलियन की शक्ति के आगे चरमरा रहे थे, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने ब्रिटिश ध्वज को ऊंचा फहराया रखा था? ही वॉज वेलेस्ली, क्योंकि वो लेकर आया था सब्सिडरी अलायंस, जिसे हम सहायक संधि कहते हैं। इस संधि के तहत उसने अपने आर्मी को पूरा स्ट्रॉन्ग कर लिया था। कहाँ? भारत में। और आर्मी का नंबर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था। किसके खर्चे पर? भारत के खर्चे पर। तो सही जवाब होगा लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोर म्यूटिनी 1806 में जो होता है, टुक प्लेस ड्यूरिंग विच गवर्नर? वेलोर 1806 में विद्रोह होता है एक वेलोर में, वो किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज बार्लो। और जॉर्ज बार्लो का हम कार्यकाल देखें तो ये 1805 से लेके 1807 तक रहता है। 1805 तक हम लोगों ने देखा था वेलेस्ली, बंगाल विभाजन से 100 साल पहले, याद रखेंगे वेलेस्ली था। और 5 और जस्ट 5 के बाद 6 और ये 3 साल का इनका कार्यकाल है। तो 1806 में हम लोग देखेंगे वेलोर म्यूटिनी। इसका सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज बार्लो। आइए एक बार गवर्नर और गवर्नर जनरल का क्रोनोलॉजी को चेक कर लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा, बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर हो चुका है। अब डाकुओं का राज या डाकुओं का काल चल रहा है। वो काल है 1765 से 1772, और उस काल को खत्म करेगा लॉर्ड वैरन हेस्टिंग। वैरन हेस्टिंग का कार्यकाल हो जाएगा 1774 से 1786। कॉर्नवालिस की बात करें तो हमें याद है 1793 में ये परमानेंट सेटलमेंट मतलब स्थायी बंदोबस्त लेकर आएगा। अब 1785 में वैरन हेस्टिंग चले गए हैं, तो इनका भी कार्यकाल 1750 से 1793 हो जाएगा। नेक्स्ट, सर जॉन सॉरे, ये 1793 में चले गए हैं, तो 1793 से इनका 1798 हो जाएगा। क्यों 98 हो जाएगा? क्योंकि हम वेलेस्ले को आते देखेंगे, जो 1798 में ही सहायक संधि को लॉन्च कर देगा आते आते। तो कॉर्नवालिस जाते जाते क्या दे के जाएंगे? परमानेंट सेटलमेंट। और वेलेस्ले आते आते क्या देंगे हमें? सहायक संधि, दैट इज सब्सिडरी अलायंस। और इनका कार्यकाल हमें याद ही है, 1805 तक रहेगा, बंगाल विभाजन से 100 साल पहले। अब आते हैं जॉर्ज बार्लो। अभी हम लोगों ने देखा जॉर्ज बार्लो के केस में 1805, 1806 और 1807 रहेगा। 1806 में ही क्या हो जाता है? वेलोर म्यूटिनी आया हुआ क्वेश्चन है ये। के बाद आते हैं लॉर्ड मिंटू। मिंटू भैया हमारे, मिंटू भैया रहेंगे 1813 तक। 1813 मतलब 7 से लेके 13 तक, यहाँ 1807 फिर से लिख देना। और मिंटू भैया रहेंगे 1813 तक। और इनके कार्यकाल में ही चार्टर एक्ट 1813 आएगा। और इनके ही कार्यकाल में दो चीज हमें याद रखना है, एक तो 13 और एक 1809 में एक ट्रिटी होगी, जिसका नाम होता है ट्रिटी ऑफ अमृतसर, जो कि रंजीत सिंह के द्वारा साइन करी जाती है। बस ये दो चीज लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के बारे में याद। के बाद आ जाते हैं हम लोग लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब 13 यहाँ पे है, 10 साल याद रखना, 13 से 23 तक रहेंगे, दैट्स इट। के बाद सुपर इम्पोर्टेंट लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनका कार्यकाल रहेगा 1828 से लेके 1835 तक। बीच में एक को मैंने छोड़ दिया है, ही वॉज एमरेस्ट, नॉट सो इम्पोर्टेंट। सर हम लोगों ने देख लिया वैरन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, फिर सर जॉन शोर। सर जॉन शोर के केस में क्या याद रखना? 1793, 94, 95, 1795 में एक बैटल ऑफ खरदा होता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि बैटल ऑफ खरदा किनके काल में? सर जॉन शोर के काल में। किन किन
किनके बीच में? निजाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठास। तो हम लोगों ने देख लिया विलियम बेंटिक तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एंग्लो नेपाल वॉर एंड ट्रीटी ऑफ सुगौली जो कि 1815 में होगा। अगर अब हमें 1815 में कौन थे वो, उनका कार्यकाल अगर याद रहेगा, हम ये क्वेश्चन भी आराम से एग्जाम में टिक कर सकते हैं। तो एंग्लो नेपाल वॉर एंड ट्रीटी ऑफ सुगौली जो कि 1815 में होता है, टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच गवर्नर? एंग्लो नेपाल युद्ध और सुगौली की संधि जो कि 1815 में होती है, वो किस गवर्नर के शासनकाल के दौरान हुई थी? हम लोगों ने देखा 1813 से 1823, 10 साल। ये किनका कार्यकाल था? ये लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल था। और लॉर्ड हेस्टिंग को हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, ये इस वॉर को लीड कर रहे थे एंग्लो मराठा वॉर में। ये तीसरे एंग्ल मराठा युद्ध में लीड कर रहे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड वेलेस्ले, फोर्थ एंग्लो माइसोर वॉर। एक बार माइसोर वॉर को हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। माइसोर वॉर में वेरिलस्ट, फिर वैरन हेस्टिंग, फिर कॉर्नवालिस, फिर वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली तो यहाँ सही आ रहा है, तो ये सही होगा। एंग्लो नेपाल वॉर हम लोगों ने देखा लॉर्ड हेस्टिंग ही होंगे। हेक्टर मुनरो बैटल ऑफ बक्सर लीड कर रहे थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ये हम लोगों ने देखा। अगर एंग्लो मराठा वॉर की बात करें, फर्स्ट में कौन थे? वैरन हेस्टिंग। उसके बाद हम लोगों ने डायरेक्ट देखा था वैरन हेस्टिंग के बाद तीसरे में लॉर्ड हेस्टिंग हो जाते हैं। बीच में कौन रहते हैं? ये वेलेस्ली। तो हमेशा अगर हम लोग रिवाइज करते रहेंगे तो हमें याद रहेगा। तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में कौन रहेंगे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो ये गलत है। सही जवाब एक्चुअली हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग वन, ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने थर्ड एंग्लो मराठा वॉर को लीड नहीं किया था, ये थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय whom? रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? पहले इसका बैकग्राउंड को थोड़ा जान लेते हैं। सपोज ये एक सर्कल है, ये इसका 360 डिग्री था। अब इसके आधे पार्ट को बांट देते हैं, मतलब अप्रॉक्स 51% इधर छोड़ देते हैं, बाकी इधर इसको मान लेते हैं ये 19% है, और बचा कितना इधर? 30%। अगर 19 और 51 को जोड़े तो 70% आता है। 70 और ये बचा 30%। अब देखेंगे कि ये जो 19% लैंड है, ये परमानेंट सेटलमेंट मतलब स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा? ये भारत के 19% एरिया में फैला हुआ था। क्या? परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट मतलब स्थायी बंदोबस्त। ये स्टार्ट किनके द्वारा? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अब बात करते हैं ये 51%, ये हो जाएगा रैयत वारी सिस्टम। ये किनके द्वारा लाया गया था? यह है थॉमस मुनरो, और दूसरे व्यक्ति हैं अलेक्जेंडर रीड, और ये लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ये 30% की बात करें तो ये हो गया परमानेंट सेटलमेंट, ये हो गया रैयतवाड़ी, और ये 30% एरिया जो भारत का होगा वहाँ होगा महलवारी सिस्टम। तो 30% महलवाड़ी, और महलवाड़ी वॉज स्टार्टेड बाई एम फॉर महलवाड़ी, एम फॉर मैकेंजी। इस तरह हम लोगों ने तीनों सेटलमेंट को खत्म किया। और बात करें परमानेंट सेटलमेंट मतलब स्थायी बंदोबस्त में, इसमें जमीन का मालिक कौन हो जाता था? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें जमीन का मालिक है जमींदार। रैयतवाड़ी सिस्टम में जमीन का मालिक कौन है? रैयत मतलब किसान, इसमें जमीन का मालिक कौन हो गया? किसान। और महलवाड़ी में जमीन का मालिक कौन हो गया? ये महल, मतलब पूरे गांव में किसी एक को मालिक पूरा गांव ही मालिक होगा इसमें। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रैयतवाड़ी सिस्टम वॉज स्टार्टेड बाई, रैयतवाड़ी व्यवस्था किनके द्वारा लाई गई थी? तो सही जवाब हो जाएगा थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड। तो सही जवाब हो जाएगा सी। और हॉल्ट मैकेंजी, एम फॉर मैकेंजी, एम फॉर
महलवारी। और बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस की, ये परमानेंट सेटलमेंट, मतलब स्थायी बंदोबस्त। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन विच गवर्नर जनरल टुक द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैसूर, कब? 1831 में। अब 1831 का कार्यकाल अगर हमें याद होगा तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर को 1831 में अपने अंडर कर लिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 1856 में कुशासन के ही आधार पर किसको अंग्रेज अपने में मिला लिए थे, तो वो था अवध। और यही कारण बनता है 1857 की क्रांति, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया और लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, ये पीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हमेशा ये मैच द फॉलोइंग में आ ही जाता है एग्जाम में, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, क्योंकि मैंने मैच करके इसमें ऑलरेडी आपके लिए पीपीटी में दे दिया है। फर्स्ट एंग्लो माइसोर में वेरेलस्ट, देन वैरन हेस्टिंग, फिर कॉर्नवालिस, फिर लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट, सेम इसके बाद आपको मराठास, फर्स्ट सेकंड 3 मराठा वार होंगे, उसमें गवर्नर जनरल ये हैं। आप लोग को ये याद ही कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज एसोसिएटेड विथ सप्रेशन ऑफ ठग्स, ठगों का दमन से कौन जुड़ा हुआ था? ऑप्शंस, विलियम बेंटिक, कैप्टन स्लीमैन, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग। देखिए, अगर पूछा जाए सती प्रथा, ठगी प्रथा और सप्रेशन ऑफ इन्फेंटिसाइड, ये किनके कार्य काल में हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन अगर पूछेगा कि ठगों का दमन किनके द्वारा करा गया, उसका सही जवाब हो जाएगा कैप्टन स्लीमैन। सही जवाब होगा कैप्टन स्लीमैन। होपफुली आप डिफरेंस को समझ रहे होंगे। काल किनका था? ये था लॉर्ड विलियम बेंटिक का काल। किसने खत्म कराया? ही वॉज कैप्टन स्लीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा वॉज एबॉलिश्ड बाय whom? ये हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिल असेंबली प्लान वॉज सेट अप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आदिवासी बाई जेपीएससी, आदिवासियों के विकास के लिए पहाड़ी विधानसभा योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा क्लीवलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इज रिलेटेड विथ, वेबकत का सिद्धांत संबंधित है किनसे? डी फॉर डॉक्ट्रिन एंड डी फॉर डलहौजी। तो सही जवाब हो जाएगा डलहौजी। वेबकत का सिद्धांत किसने लाया था? तो सही जवाब होगा डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आता है डलहौजी के काल में, और ये आता कब है? 1848 में। और डलहौजी का कार्यकाल क्या रहेगा? 1848 से 1856। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नहीं कई बार ये एग्जाम में आ चुका है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत किस तरह डलहौजी ने इन सारे जगहों पर कब्जा करा था। इसे हमें याद ही रख लेना कि सतारा है, फिर जैतपुर, फिर संबलपुर, फिर बागत। बागत पे हम लोग को 1850 पे आके रुक जाना है। मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कब आया? 1848। 49 मैंने इस साइड कर रखा है क्योंकि 2 49, सतारा 1848, जैतपुर और संबलपुर 1849 में हो जाएंगे। बागत 50 पे आके रुक जाना है, 51 में गैप रहेगा, फिर 52, 53, 54, 55, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली। हमें याद रहना चाहिए सतारा, फिर जैतपुर, संबलपुर, बागत, फिर उदयपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर, फिर करौली। ये दो हो जाएंगे एक ही ईयर में, और एक भागत के बाद गैप रहेगा शुभ शुभ 51 का, याद रखिएगा। 1851 नहीं होगा, उसके बाद 2, 53, 54 और 55, इस तरह आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, whose real name was जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमसे, जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमसे किसका असली नाम था? तो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। अब हम लोगों ने देखा लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक रहेगा, और जस्ट 57 में हम लोग 1857 की क्रांति देखेंगे तो लॉर्ड कैनिंग आ जाएंगे। तो डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856। कुछ इंपॉर्टेंट
डलहौजी के काल में देख लेते हैं। ट्रेन मतलब रेलवे लाइन का स्टार्ट होगा कब? 1853 में। ट्रेन, टी फॉर ट्रेन, टी फॉर टेलीग्राफ। के बाद पोस्टल सर्विस, पी फॉर पोस्टल सर्विस, फिर उसके बाद पी फॉर पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। के बाद 1855 में एक बिल आता है, उसका नाम है विडो री मैरिज बिल। ये लाया गया था 1855 में डलहौजी के द्वारा, और ये पास करा गया था कैनिंग के समय में, जो कि 1856 में पास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध एंड एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी टुक प्लेस ड्यूरिंग कौन से गवर्नर जनरल? सिंध की विजय और दास प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा हुआ था? तो एस फॉर सिंध याद रखेंगे, और एस फॉर स्लेवरी दैट इज दास प्रथा। ये ना दोनों होगा ब्रो के केस में, बोलते हैं ना ब्रो, ये हो जाएगा एलन बोरो। तो सिंध और स्लेवरी ब्रो ने करवाया था। कौन? एलन ब्रो ने। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, एलन ब्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध टुक प्लेस इन विच ईयर? अभी हम लोगों ने देखा सिंध और स्लेवरी इनके कार्यकाल में, ब्रो के कार्यकाल में, मतलब मेरा ब्रदर, ब्रदर मतलब एलन ब्रो। ये होता है कब है? 1843। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। सिंध पर कब कब्जा होता है? 1843 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे इन इंडिया केम ड्यूरिंग किसके कार्यकाल में? भारत में रेलवे कब आया? कब आया? तो इसका जवाब हो जाएगा 1853 में। लेकिन किनके कार्यकाल में आया? ये होगा लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल हम लोग जानते हैं 1848 से लेके 1856 तक रहता है। भारत में रेलवे लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवेज इन इंडिया केम इन द ईयर? भारत में रेलवे किस वर्ष आई थी? का आंसर हम लोगों ने भी देखा 1853 में। और ये रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ बिछाई गई थी? ये था बॉम्बे टू थाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज रेलवे फर्स्ट स्टार्टेड बिटवीन विच टू सिटीज? भारत में रेलवे पहले किन दो शहरों के बीच शुरू हुआ था? बॉम्बे टू गोवा, बॉम्बे टू थाने, दिल्ली टू आगरा, दिल्ली टू कलकत्ता। ये हम लोगों ने देखा बॉम्बे टू ठाणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर टुक प्लेस ड्यूरिंग हुज रेन? ब्रिटिश साम्राज्य का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके कार्यकाल में हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा डफरिन के कार्यकाल में। और डफरिन का कार्यकाल हम लोग कैसे याद रखते हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी डफरिन के ही। सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट वाज स्टार्टेड बाय whom? पीडब्ल्यूडी विभाग किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शंस डफरिन, डलहौजी, कैनिंग, लॉर्ड नॉर्थ। इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। और अगर पूछा जाए मेडिएवल पीरियड में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट किसके द्वारा शुरू करी गई थी, तो आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन on 1st November 1858 was read out at इलाहाबाद by whom? 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा किसके द्वारा इलाहाबाद में पढ़ी गई थी? हम लोग जानते हैं 1857 का रिवोल्ट होगा। उस समय वायसराय या गवर्नर कौन रहेंगे? वो होंगे लॉर्ड कैनिंग। और जब 1858 में रानी विक्टोरिया आएंगी तो उनकी उद्घोषणा को
लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा जाएगा और दिनांक था 1 नवंबर 1858। तो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट टू अडॉप्ट हेयर इन प्लेस ऑफ ओन सन वाज रीस्टैब्लिश्ड बाय, अपने पुत्र के स्थान पर उत्तराधिकारी को अपनाने का अधिकार किसके द्वारा पुनः स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएगा क्वीन विक्टोरिया, जब 1858 में आती हैं उन्होंने ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को वापस लिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में होता क्या था कि अगर कोई व्यक्ति है या कोई राजा है या कोई रानी है या किसी प्रिंसली स्टेट का कोई राजा है, अगर उनका कोई अपना बेटा नहीं है तो वो अपना उत्तराधिकारी किसी और को नहीं बना सकते थे। मतलब कोई अडॉप्टेड सन, मतलब या फिर जिन्हें उन्होंने गोद ले रखा है उसको वो अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और यही कारण बनता है 1857 की। और बात करें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया कौन था? लाया था डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज क्वीन विक्टोरिया अपॉइंटेड द इम्प्रेस ऑफ इंडिया, महारानी विक्टोरिया को भारत की इम्प्रेस कब नियुक्त किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा 1858। जस्ट 1857 की क्रांति होती है, विक्टोरिया भारत आती हैं और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को ख़त्म करती हैं और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद को कन्वर्ट करके वायसराय ऑफ इंडिया कर देती हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः ख़त्म करती हैं और फिर शासन आ जाएगा अब रानी का भारत में। तो सही जवाब हो जाएगा 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड वन, सही सुमेलित की पहचान करें। लॉर्ड कैनिंग मास्टरली इन एक्टिविटी, गलत, मास्टरली इन एक्टिविटी was started by लॉरेंस। तो उत्कृष्ट निष्क्रियता स्टार्ट किया गया था लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा। तो पहला ही तो गलत निकला। अब आगे देखते हैं डफरिन। तो ये तो करेक्टली मैच्ड खोजना है ना। तो मास्टरली इन एक्टिविटी लॉर्ड लॉरेंस। सब्सिडरी अलायंस की बात करें तो ये हो जाएगा वेलेस्ले, मतलब सहायक संधि। इंडियन नेशनल कांग्रेस किनके कार्यकाल में? तो ये था डफरिन। गांधी इरविन पैक्ट, तो ये नाम से ही पता चल रहा था, ये तो इरविन इरविन के समय में होगा। अगर परमानेंट सेटलमेंट की बात करते हैं 1793 में लाया गया था, किनके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस इज द करेक्ट वन। इन्होंने स्थायी बंदोबस्त को लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम वॉज मर्ज ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके कार्यकाल में? सिक्किम का विलय किसके शासनकाल में हुआ था? तो सही जवाब होगा लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। हुआ क्या था, सिक्किम के राजा जो थे वो दो ब्रिटिशर डॉक्टर के साथ बदतमीजी करते पकड़े गए थे। तो उन्होंने पूरे सिक्किम को ही अपने में विलय कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशवाशिप वॉज एबॉलिश्ड इन विच ईयर, पेशवाशिप को किस वर्ष में समाप्त कर दिया गया था? हम लोगों ने लास्ट लेक्चर मराठा का कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि 1817 1818 में मराठास का अंत हो जाएगा और पेशवाशिप खत्म हो जाएगी कब? 1818 में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, दैट इज 1818। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वायसराय हु फॉलोड एग्रेसिव पॉलिसी अगेंस्ट अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के खिलाफ आक्रामक नीति का पालन करने वाले वायसराय कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड लिट्टन। ये भारत के लिए बहुत सारे गलत काम करके जाता है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए भारत में बहुत सारे गलत काम करने वाला व्यक्ति, मतलब भारत के लिए एक अच्छा वायसराय नहीं था ये, का नाम था लॉर्ड लिट्टन। और रिपन इज नोन द और रिपन इज नोन एज द बेस्ट वायसराय इन इंडिया। सबसे खराब लिट्टन, सबसे अच्छा
53। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेंसस केम ड्यूरिंग, पहली जनगणना किस दौरान हुई थी? तो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड मेयो के काल में। एम फॉर मेयो एंड एम फॉर मर्डर। तो मेयो ही वो व्यक्ति है या वो वायसराय है जिसका मर्डर भारत में होता है, और कहाँ होता है? अंडमान एंड निकोबार में। तो पहला सेंसस किनके कार्यकाल में? मेयो के काल में, और मेयो का ही भारत में मर्डर होता है। नेक्स्ट, हम लोगों ने लॉर्ड कैनिंग तक कवर कर लिया। प्लीज थोड़ा ध्यान देंगे। अब हम लोग लॉर्ड कैनिंग से लेकर लॉर्ड कर्जन तक कवर कर लेंगे, और ये सबसे आसान होता है याद करना। हम लोग बस कैनिंग के बाद एक एल्गिन आते हैं, उनको छोड़ देना, और हमें पहुंच जाना है नाइन और हमें पहुंच जाना है 1864 में। ये ईयर याद रखेंगे, हम डायरेक्ट 1905 तक जा सकते हैं, और हमें रीअरेंज करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 1864 से लेके 1868। 1800 1868 से लेके 1872। 1872 से 1876, यहाँ 76 से 80, यहाँ 80 से 84, और 84 से 88। सारे में 4 साल का गैप है। अब बात करते हैं, हम लोग 64 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन। एल फॉर लॉरेंस, एम फॉर मेयो, हम लोगों ने देखा मेयो की हत्या हो जाती है। एन फॉर नॉर्थ ब्रुक। उसके बाद सबसे खराब वाला, दैट इज लिटन। के बाद सबसे अच्छे वाले वो हैं रिपन। और हम लोग जानते हैं 1885 में कांग्रेस का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इस समय आ जाएंगे डफरिन। इस तरह हम लोगों ने 1888 तक कवर कर लिया। अब हम लोग डायरेक्ट 1899 में चले जाएंगे। यहाँ पे रहेंगे एल्गिन टू सेकेंड, और एल्गिन सेकेंड के समय में हम लोग देखेंगे 1899 में मुंडा विद्रोह। हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में कवर कर लेंगे। और उसके बाद 1899 टू 1905, 1905 में बंगाल विभाजन हो जाएगा, और कार्यकाल रहेगा कर्जन का। इस तरह हम लोगों ने 1864 से लेकर 1905 तक सारे वायसरायज को कवर कर लिया। प्लीज एक बार मार्क करेंगे, बुक्स में 68 कहीं दे रखा है, कहीं 69 दे रखा, तो अपने सहूलियत के हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। 4 4 साल का, 4 4 ईयर्स का गैप है। उसके बाद याद रखेंगे एल, एम, एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉइसरॉय विच वॉज मर्डर्ड इन इंडिया। हम लोगों ने डिस्कस किया, इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड मेयो। मेयो की हत्या भारत में हो जाती है। नेक्स्ट, whose tenure as a viceroy is longest। वायसराय के रूप में किसका कार्यकाल सबसे लंबा है? देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएस। अब हम लोगों ने देखा एल एम एन कोडिंग, हम लोगों ने करा था एल एम एन, लॉरेंस, मेयो एंड नॉर्थब्रुक, इन सारे का 4 ईयर्स है। और कर्जन का 1899 टू 1905 है। ज्यादा किनका होगा? कर्जन का। इस तरह हम लोग सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1902 कार्यकाल किनका रहेगा? कर्जन का। लॉर्ड कर्जन अपॉइंटेड द यूनिवर्सिटी कमीशन इंक्लूडिंग 2 इंडियन मेंबर्स। देवर 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों सहित विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। वे थे कौन कौन? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, दैट इज सैयद हुसैन बिलग्रामी एंड जस्टिस गुरुदास बनर्जी। यूपीपीसीएस, सैयद हुसैन बिलग्रामी एंड जस्टिस गुरुदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड एज। स्थानीय स्वशासन के जनक माना जाता है किनको? हम लोगों ने देखा
सबसे अच्छे व्यक्ति जिनका नाम है रिपन। आइए एक बार रिपन के कार्यकाल को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे अच्छा आदमी रिपन के कार्यकाल में 1881 में फैक्ट्री एक्ट आएगा। 1882 में ये 1878 में जो लॉर्ड लिट्टन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाएगा, तो ये 1882 में खत्म कर देगा। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म किसने करा? लॉर्ड रिपन ने। अब बात करते हैं 1882 में ही एक हंटर कमीशन आती है, जो कि हम लोगों ने देखा था 1854। 1854 होता है, 1854 में वुड्स डिस्पैच आएगा। वुड्स डिस्पैच किनके कार्यकाल में आएगा? तो ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। तो वुड्स डिस्पैच को चेक करने के लिए 1882 में हंटर कमीशन आती है, और हंटर कमीशन किनके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और एक केस और है 1883 का, जब एल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी होता है और लॉर्ड रिपन इस्तीफा देकर वापस इंग्लैंड चले जाते हैं। एक चीज याद रखेंगे, 1835 में मैक्यूले मिनट्स आएगा, और ये इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देगा भारत का। क्या 1854 में वुड्स डिस्पैच आएगा, जो कि इनके कार्यकाल में आएगा? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। और ये वुड्स डिस्पैच मैक्यूले मिनट्स को चेक करने के लिए आएगा। और वहीं 1882 में, जो कि रिपन का कार्यकाल होगा, उस समय एक हंटर कमीशन आएगी जो कि वुड्स डिस्पैच को चेक करने आएगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही जवाब होगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स वाज एस्टैब्लिश्ड बाय whom? इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। आज हम लोग नेशनल कैडेट कॉर्प्स देखते हैं, उस समय इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स होता था, और वो किसके कार्यकाल में? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the first Factory Act 1881 for restricting the working hours of women and children and authorizing local government to make necessary rules was adopted during इनके कार्यकाल में? महिलाओं और बच्चों के काम के घंटों को प्रतिबंधित करने और स्थानीय सरकार को अधिकृत करने के लिए पहला कारखाना अधिनियम 1881 के दौरान आवश्यक नियमों को अपनाया गया था। इनके कार्यकाल में हम लोगों ने देखा फैक्ट्री एक्ट रिपन के कार्यकाल में। मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान करें। रिमूवल ऑफ प्रेस रिस्ट्रिक्शन, प्रेस रिस्ट्रिक्शन को हटाया किसने था? लॉर्ड रिपन ने। हम लोगों ने पढ़ा डिवल गवर्नमेंट इन बंगाल इनके कार्यकाल में, क्लाइव के कार्यकाल में, और हटाया किसने था? वैरन हेस्टिंग्स ने। इंग्लिश एजुकेशन की महत्ता किसने बताई? मैक्यूले मिनट्स ने। बंगाल का विभाजन कब होता है? कर्जन के कार्यकाल में। और सती प्रथा और ठगी प्रथा किनके कार्यकाल में खत्म? हम लोगों ने पढ़ा लॉर्ड विलियम पेंटिक के कार्यकाल में। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग वन। बैटल ऑफ प्लासी, क्लाइव सही है। बैटल ऑफ बक्सर, हेक्टर मुनरो 1764 सही है। एंग्लो नेपाल वॉर, लॉर्ड हेस्टिंग सही है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, लॉर्ड हार्डिंज, ये नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग्स होंगे। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर किनके कार्यकाल में था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड द एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किनके कार्यकाल में आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। और अगर पूछा जाए फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किन्हें कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व के जनक, इनका नाम है एलेक्जेंडर कनिंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु टोल्ड कांग्रेस अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी? कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक किसने कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी गई थी। आइए देखते हैं बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस को ये जानना चाहिए कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बेगिंग, भीख मांगने और हक मांगने में बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। अरबिंदो घोष ने कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बेगिंग इंस्टीट्यूट है। गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को आजादी के बाद समाप्त कर देना चाहिए। हु कंपेयर्ड कर्जन्स एडमिनिस्ट्रेशन विद औरंगजेब? कर्जन प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने करी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। और यही 1905 में बनारस सेशन में उन्होंने कहा था। In my belief, Congress is tottering to its fall, and one of my great ambition while in India is to assist it to peaceful demise. Who wrote this? या फिर ये किसने कहा था? इसका हिंदी अनुवाद होगा कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी महान महत्वाकांक्षाओं में से एक ये भी है कि इस शांतिपूर्ण निधन के लिए मुझे सहायता करना होगा। ऐसा किस व्यक्ति ने कहा था? तो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। कर्जन ने ही कहा था कांग्रेस इज टॉटरिंग टू फॉल। और मेरी ये महत्वाकांक्षाओं में से एक महत्वाकांक्षा है कि मैं इसको मरते हुए या फिर इसकी पीसफुल डिमाइस को अपने आंख के सामने देखूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग वायसराय इन ए क्रोनोलॉजिकल मैनर। लॉर्ड कर्जन, इरविन, चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन 1905। लॉर्ड हार्डिंग हार्डिन बम कांड होगी एक 1912 में। भाई रास बिहारी बोस गांधी इम्पैक्ट 1931 में हो जाएगा। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आ जाएगा 1919 में। तो आप इसे इस तरह केसेस के थ्रू याद करके आप सेट कर सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, आप सेट कर लेंगे प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज फॉर मुस्लिम वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग। मुसलमानों के लिए एक अलग चुनावी कॉलेज किसके दौरान शुरू किया गया था? तो हम लोग जानते हैं 1909 में मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स आता है। और एक सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज मतलब पृथक निर्वाचन आयोग मुसलमानों के लिए लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में शुरू किया जाता है। ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इसका लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग वन। हिल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, सही बात है, रिपन के केस में आएगा और ये इस्तीफा दे के चले जाएंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये आया था लिट्टन के समय। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी सही है। फिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आएगा। बैरन हेस्टिंग्स का सही जवाब होगा। तो इसमें गलत कौन है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि 1878 में लॉर्ड लिट्टन के द्वारा लाया जाता है। तो रॉन्ग वन इज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग वन। फिर से हमें गलत की पहचान करनी है। सती प्रथा बेंटिक के समय में, सती प्रथा और ठगी प्रथा बेंटिक। दास प्रथा हम लोगों ने पढ़ा था सिंध एंड स्लेवरी, दोनों ब्रो मतलब एलन ब्रो। तो दास प्रथा किनके कार्यकाल में? एलन ब्रो के कार्यकाल में। मर्डर इन इंडिया, एम फॉर मर्डर, एम फॉर मेयो। और इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी लोगों ने, लिट्टन नहीं होगा यहाँ पे, इसका सही जवाब हो जाएगा रिपन। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी कब होती है? कमेंट बॉक्स प्लीज। मैच द फॉलोइंग, द्वैत शासन इन बंगाल। तो सही जवाब हो जाएगा, द्वैत शासन कौन लगाया था बंगाल में? क्लाइव। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन, ये तो कर्जन के काल में 1905 में। सोशल रिफॉर्म्स डलहौजी या बेंटिक? तो सोशल रिफॉर्म मतलब सामाजिक सुधार करेंगे बेंटिक, सती प्रथा और ठगी प्रथा के रूप में। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी मतलब सबकत का सिद्धांत डलहौजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2143। 2 1 4 and 3, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ट्रांसफर ऑफ कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली अफेक्टेड ड्यूरिंग होता है 1912 में, और इसी समय हार्डिन बम कांड होगा, जब हार्डिन पर रास बिहारी बोस के द्वारा बम फेंका जाएगा। उस वक्त कैलकाटा टू दिल्ली ट्रांसफर किया जा रहा था कैपिटल, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हार्डिन बम कांड 1912, लॉर्ड हार्डिंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ एम्पायर इन इंडिया? निम्नलिखित में से किसी भारत में साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शंस मेयो, कर्जन, डलहौजी, क्लाइव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। ही इज नोन एज फाउंडर ऑफ एम्पायर इन इंडिया, और क्लाइव ही वो व्यक्ति है जो बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर में मुख्य रोल अदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? हम लोगों ने ये भी डिस्कस करा था, इसका सही जवाब हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। इस सी राजगोपालाचारी इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट इंडियन टू बी द गवर्नर और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ही वाज सी राजगोपालाचारी। तो इस तरह हम लोगों ने करीब 80 क्वेश्चंस खत्म कर लिए। आशा करता हूँ कि यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।